जय हिंद। हम लोग यूपी टेट के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगर आप यूपी टेट फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी पेपर की या बोथ पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आने वाले सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आप लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है वो हम लोगों ने कर लिया है, पहले ही प्लेलिस्ट में ऐड है, आप जाकर देख सकते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी नोटेड, सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या फिर विकास का प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत है। तो ये पूछा ही है कि कौन सा गलत है, तो यही ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? कार्य योजना की, रुचि पैदा करने की, मस्तिष्क को नियंत्रित करने की, या फिर सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रुचि पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या फिर संवेदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। बताइए, अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, या फिर सामान्यीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है, किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है? इसका आंसर क्या हो जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी, प्रकृतिवादी सिद्धांतवादी, मनोगत्यात्मक सिद्धांतवादी, या फिर प्रायोगिक सिद्धांतवादी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अवधारणा आक्रामकता के से सीखी जाती है, ये कहा है गत्यात्मक सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने क्या किया है? विकसित किया है। तो बताइए, वर्दीमर ने प्रत्यक्षीकरण पूछा है, हल ने, वाटसन ने, टॉलमैन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्दीमर ने। शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव, संसाधनों की उपलब्धता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों की उपलब्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट
की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, चलिए बताइए जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से, रूसो से, मोंटेसरी से या फिर फ्रोबेल से? तो इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम ट्राई करेंगे कि अंडर 15 मिनट हमारे जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या फिर संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। क्या पूछा है? बच्चा अमूर्त स्तर का चिंतन करने लगता है। तो जो अमूर्त स्तर है उसका चिंतन बच्चा कब करेगा? जब वो औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 16 साल का हो जाएगा, तब अमूर्त मतलब क्या होता है? सोचना, विचार लगाना, हाइपोथेसिस करना। तो कब करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को पहचानिए जिससे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। कौन है? ये हमारे इटार्ड है, गेस्पर्ड इटार्ड, एडवर्ड सेगविन, मारिया मोंटेसरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन मार्क गेस्पर्ड इटार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? बताइए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। क्या पूछा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। इसका मतलब क्या होता है? बच्चों को किसी चीज को दिखाकर पढ़ाना। अगर हम किसी चीज को मूर्त रूप से उसको दिखाएंगे, दिखाकर पढ़ाएंगे, जैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो प्लांट्स को दिखा के पढ़ाएंगे तो वो उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है कहा जाता है। स्पीयरमैन ने कहा था, किसने कहा था बीने ने, जीन पियाजे ने या फिर इनमें से कोई नहीं? बुद्धि अपने आसपास की समायोजन की योग्यता है, ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक किसने कहा है? बताइए। वर्नर ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्टर ने? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का? तो ये दिया है हमारा स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? रोरसा परीक्षण, 16 पीएफ, ईपीक्यू, एमएमपीआई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोरसा परीक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, जो विशेष रूप से बच्चे हैं। ठीक है, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें जो भी बच्चे विशेष भी बच्चे हैं तो उनको हमें सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना है, उन्हें हमें अलग नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। क्या सृजनशील जो उच्च बुद्धि लब्धि वाला है, आवश्यक नहीं है वो क्या नहीं होगा? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जरूरी नहीं कि जो उच्च बुद्धि वाला हो वो सृजनशील ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम के अतिरिक्त समय देना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑब्वियसली आप पढ़ के भी कर सकते हैं कि पूछा क्या नहीं है। तो जो शिक्षक होता है निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बताइए सिगमंड फ्रॉयड, आलपोर्ट या फिर गिलफोर्ड या बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो सिगमंड फ्रॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। जो अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की होनी ही चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो हमेशा सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या है, अभिप्रेरित बच्चे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाता है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, क्योंकि जो लार ग्रंथि वो क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि और एंजाइम स्रावित करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो हार्मोन स्रावित करता है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड भी अंतःस्रावी है, पीयूष ग्लैंड भी अंतःस्रावी है और थायराइड ग्लैंड भी अंतःस्रावी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने कितना क्वेश्चन सही किया मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अगर आप ये वीडियो फिर कभी देख रहे हैं, मतलब कि कई समय बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है कि मैंने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे क्या किया हो, अपलोड कर दिया हो। तो आप जाकर यूपी टेट से बना एक प्लेलिस्ट होगा चैनल पर, आप उसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप अपना कितने मार्क्स पाए हैं उसको मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।